नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने नया गोरखपुर परियोजना की प्रगति पर बताया कि 25 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें 7 गांवों में कार्य आरंभ हो चुका है। कुशीनगर रोड स्थित 3 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया गतिमान है। बालापार, मानीराम और अहमदनगर में जीडीए की टीमें सक्रिय रूप से किसानों से संपर्क कर रही हैं और अब तक 50 से अधिक किसानों से सहमति प्राप्त हुई है। इस महीने के अंत तक कुछ ठोस प्रगति देखने की उम्मीद है, जिसके साथ नया गोरखपुर की शुरुआत सफलतापूर्वक हो सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा, हम लोग नया गोरखपुर के तहत जो 25 गांव चिन्हित थे, इसमें से 7 गांव में हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। 3 गांव जो कुशीनगर रोड पर हैं उसमें अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया चल रही है और डायरेक्ट परचेज की जो हमारी प्रक्रिया है वो बालापार, मानीराम और अहमदनगर में हमारी टीमें लगातार जा रही हैं और 50 से अधिक किसानों की सहमति भी मिल गई है। तो उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक कुछ प्रगति इसमें देखने को मिलेगी और जो नया गोरखपुर का एक अच्छी शुरुआत। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महंत अवैधनाथ स्मृति सभागार में अभिभावक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में महंत अवैधनाथ चौक बाजार महाराजगंज के प्राचार्य भगवान सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य भगवान सिंह ने कहा कि यह एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है, जिसमें सभी अभिभावक और शिक्षक अपनी बात रख रहे हैं। इससे महाविद्यालय की कमियां सामने आएंगी और उनका निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र और शिक्षक के लिए महाविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 35 वर्ष शिक्षा में बिताए हैं और उनका मानना है कि महाविद्यालय में शिक्षक और अभिभावक का लक्ष्य एक होता है, छात्र को सफल बनाना। जब दोनों लोग मिलकर चर्चा करते हैं तो बेहतर परिणाम आते हैं। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मेरी जिंदगी का इससे खूबसूरत अवसर हो नहीं सकता था कि मैं अपने पुरानी संस्था में अपने मित्रों के बीच, आप सबके बीच आज यहाँ हूँ। उत्तर प्रदेश की यशस्वी संस्था दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के अभिभावक शिक्षक सम्मेलन के आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे छोटे भाई और इस कैंपस को शानदार लीडरशिप दे रहे हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, प्राचार्य दिग्विजयनाथ कॉलेज। कार्यक्रम के संयोजक भाई अखंड जी मंच का संचालन कर रहे हैं, संजय भाई महाविद्यालय की आदरणीय शिक्षिका बहने, आदरणीय शशि प्रभा जी तथा मेरी अन्य छोटी शिक्षिका बहने, भाई राकेश जी और अन्य युवा मित्र, विद्यार्थियों और मीडिया के मेरे लंबे कालखंड तक मेरे मंची संचालन को कुछ हजार लोगों के बीच से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने वाले भाई चौधरी जी और मीडिया के अन्य बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और मुझे लगता है कि आज जिस विषय पर हम सब लोग यहाँ विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं, किसी भी शिक्षण संस्थान या किसी भी छात्र के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। बच्चों, जिंदगी के 42 वर्ष इसी अध्ययन अध्यापन में बीते और रिटायरमेंट के भी 5 साल हो गए, तो एक लंबा तजुर्बा तो जिंदगी का है इस दुनिया का। मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावकों की संख्या तो इस सभागार में कम लग रही है, मुझे ऐसा लगता है उन्हें होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर अभिभावकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है मित्रों, इस संस्था के प्राध्यापकों और बच्चों के अभिभावकों दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक होता है। अभिभावक और अध्यापक दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक होता है, वो होता है छात्र की, बालक की, विद्यार्थी की जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाना, उसका कल्याण करना।
छात्र ही अभिभावक और अध्यापक दोनों का केंद्रीय भाव होता है और ऐसे अवसरों पर जब दोनों पक्ष मिलकर विमर्श करता है तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं, बहुत अच्छी चीजें सामने आती हैं जिनको अपना करके कोई संस्था बेहतर संस्था बन सकती है। अभिभावकों के साथ परामर्श करके कोई शिक्षक अपने को और बेहतर शिक्षक बना सकता है और कैंपस की ओपिनियन, शिक्षकों की सलाह प्राप्त करके कोई अभिभावक अपने पुत्र और पुत्री के प्रति, अपने बालक के प्रति बेहतर अभिभावकत्व तो दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अवसर बहुत अच्छा। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने हीट वेव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा कि इस समय गेहूं कटने के समय आ गया है। इसी समय गेहूं के खेतों में आग भी लगती है, जिसको देखते हुए हर थाना क्षेत्र में फायर विभाग की गाड़ियां थानों पर भेज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में 3 दिन ऐसे थे जो कि बहुत ही गर्म थे। इसी तरह 2023 में मई के 7 दिन सबसे गर्म दिन था और जून में भी काफ़ी गर्म था। इसको देखते हुए इससे देखा जा सकता है कि 2022 से 2023 में हीट वेव सबसे ज़्यादा थी। कोविड के समय मौसम अच्छा था। उन्होंने कहा मौसम विभाग के अनुसार 2024 में इस वर्ष अप्रैल, मई व जून में सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, इसलिए अभी से तैयारी रहे। इस अवसर पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता, मंडी सचिव रजित राम वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी और 2022 में मई में 3 दिन ऐसे थे जो 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर था, लेकिन 2023 में 7 दिन हो गए मई में जिसमें 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर था। और वहीं पर अगर जून की बात की जाए तो 2022 में 7 दिन 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहा और 2023 में 15 दिन देखा जाए तो तकरीबन 2022 और 2023 में जो हीट वेव है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। कोरोना काल था उस समय 2020 और 2021 में, इसलिए हीट वेव की घटनाएं मौसम काफी अच्छा हो गया था उस समय। लेकिन बाद में 2022 और 2023 में जो मौसम का गर्मी के दिन है उसमें वृद्धि हुई और ये इस बार हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक मीटिंग की थी जिसको प्रधानमंत्री जी ने चेयर भी किया था। उसमें उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर भी किया है कि मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना जो है ये सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी और इसी दौरान इलेक्शंस के पीरियड हैं। तो इन सब वजहों से ये जो गर्मी का जो बढ़ रही है, खासतौर पर अप्रैल माह की बात अगर हम करें तो अप्रैल में भी हीट वेव के दिन काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो इस वजह से चैलेंज बढ़ता जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने गर्मी में छिड़काव पर कहा कि नगर निगम के द्वारा गर्मी को देखते हुए विभिन्न संचारी रोगों के कारण जो बीमारियां होती हैं उसके तहत एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर वार्ड में एंटी लार्वा का छिड़काव करवाएं और फॉगिंग करवाएं, जिससे संचारी रोग के तहत जितनी भी बीमारियां हैं उस पर रोक लगाई जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि नगर निगम गोरखपुर द्वारा आगामी ग्रीष्म ऋतु के चलते जो विभिन्न संचारी रोगों के कारण जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं उसके लिए जो संचारी रोग अभियान के अंतर्गत वार्डों में एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक वार्ड में एंटी लार्वा स्प्रे कराएं, फॉगिंग कराएं, ताकि जो संचारी रोग अभियान है उसके अंतर्गत हम वेक्टर जनित जितनी प्रकार के रोग हैं उनकी रोकथाम प्रभावित तरीके से कर पाएँ। तो इसी क्रम में लगातार बड़ी मशीनों के द्वारा, छोटी मशीनों के द्वारा फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ एंटी लार्वा स्प्रे भी किया। गोरखपुर सदर की सपा प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हेडेक के बाद चक्कर आ गया, जिसके बाद सुबह 3 बजे गोरखपुर से लखनऊ रेफर कर दिया गया। काजल निषाद को अभी न्यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में रखा गया है, वह आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं इस संबंध में सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि 5 अप्रैल को निषाद मंदिर पर कार्यक्रम में उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद स्टार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर पता चला कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसके बाद उनको लखनऊ के मेदांता
में भर्ती करवाया गया है। अभी स्थिति ठीक है, लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की बात बताई जाएगी। हम लोग उनके चुनावी कार्य को संभालेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, 5/4/2024 को प्रचार प्रसार के दौरान और उसी दौरान निषाद राज गुरु जी की जयंती थी। उस जयंती के अवसर पर उन्हें कार्यालय भी आना था, पार्टी कार्यालय जनपद गोरखपुर में आना था। तो मेरी वार्ता भी उन्होंने कहा कि भैया मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले कुछ अस्वस्थ थी और निषाद समाज की बहुत बढ़िया बैठक थी वहाँ पर, जो रुस्तमपुर में निषाद राज जी की मंदिर है वहाँ गई हुई थी। वहीं से उनका तबीयत अस्वस्थ था, वहाँ उनको महसूस हुआ और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ तबीयत इनकी भारी भारी लग रही है। तो फिर उनको आनन फानन में गोरखपुर स्टार नर्सिंग होम, एक निजी अस्पताल है गोल बैंक रोड पर, वहाँ लाकर लोग भर्ती कराए। हम लोगों को जानकारी हुई समाजवादी पार्टी के साथियों को, और मैं स्वतः वहाँ जा कर के उनका हाल चाल लिया, कुछ हम छेप जाना, पर ये जानकारी नहीं थी कि मामला ऐसा है। कल और 2 दिन इनका इलाज चला। कल जब ईसीजी रिपोर्ट आई है, ईसीजी रिपोर्ट में ये पता चला कि हार्ट की प्रॉब्लम है। जो ईसीजी रिपोर्ट बनाया तो हम संगठन के साथियों ने अपने नेतृत्व को अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद नेतृत्व ने और तमाम साथियों ने कहा कि इन्हें गोरखपुर से लखनऊ और मेदांता के लिए रेफ़र कर देना चाहिए। फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला करके लखनऊ के लिए लगभग 9 बजे के आसपास, 9 पौने 9 बजे के आसपास हम लोगों ने लखनऊ के लिए रवाना कर दिया। अभी की क्या स्थिति है काजल जी की? अभी की स्थिति जैसा कि मेरी वार्ता चल रही है, उनके जो पति देव हैं श्री संजय निषाद जी, उनसे बातचीत हो रही है। उन्होंने ठीक ही बताया है, पर अभी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी वैसे हम आप सबको इतला कर देंगे। चुनाव की जो कार्य है वो किसके जिम्मे अभी चल रही है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है ये? आपका सवाल बहुत जायज़ है, और इस दौरान तो हम कह सकते हैं कि अब हम सभी कार्यकर्ताओं की, चाहे जिलाध्यक्ष हो, जिला उपाध्यक्ष हो, या विधानसभा जोन सेक्टर, या सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बूथ की और वरिष्ठ नेताओं की, ऐसी स्थिति में तब बढ़ गई है जब हमारे कैंडिडेट अस्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो अब हमारी जिम्मेवारी, पहले तो काजल निषाद जी आगे आगे चलती थी, हम लोग उनका सहयोग कर रहे थे, लेकिन अब हम संगठन के लोग आगे आगे चलेंगे, और पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन अब हम खुद हम पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन करके और काजल निषाद जी का वो मान करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। इससे पहले हम काजल निषाद जी को स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आएँ, और हम लोगों का जो उद्देश्य